Hello students, good morning everyone. Myself Mona Yadav. So in this particular video, that is part 7 of class 12th political science chapter 2 and of bipolarity, we are actually going to discuss about the India's relation with the post communist countries with special focus on Russia. Means हम इसमें India Russia relation पे ज़्यादा focus करने वाले हैं. Then students, as you all know, after the World War II, there were two superpowers, US and USSR. Okay, then Russia was the part of USSR. ठीक है, मैंने आपको बताया था यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थे. देन रशिया वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर देयर was only one superpower left, that is US. Okay, then what is the relation between India and Russia? The strongest relation still there between Russia and India. ठीक है, हम इसको छोटी छोटी चीज़ों से भी कनेक्ट करके चलते हैं, जैसे कि रशिया में जो अपने यहाँ के हिंदी सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी फेमस है. मीन्स जो कल्चरल रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है. ओके, सेकंड पॉइंट, इंडियाज रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट रशिया कौन सी पोजिशन पे ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो रशिया कौन सी पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. इट इज़ ऑलवेज देयर एट द टॉप मोस्ट. मीन्स इंडिया फॉरेन पॉलिसी के टाइम जो है रशिया को एक अच्छे वे में अपने सामने रखता है. ओके, मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स. देन व्हाट आर बायलेटरल एग्रीमेंट्स? विथ साइंड बिटवीन टू कंट्रीज. दो पक्षों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायलेटरल. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया और रशिया के बीच में 80 से भी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं. स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, ये 2001 में ये साइन हो चुका है स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट. ठीक है, समझौता. रशिया एंड इंडिया शेयर ए विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है, देन रशिया एंड इंडिया दे बोथ बिलीव कि जो वर्ल्ड में पावर है दैट शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जो वर्ल्ड की पावर है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होनी चाहिए. अब व्हाट इज़ द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? ओके, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. अब इनका मानना है कि वर्ल्ड में कोई 1 या 2 सुपर पावर्स नहीं होनी चाहिए. मीन्स वर्ल्ड में डिफरेंट पावर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. तो वो बिलीव करते हैं कि को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है, बहुत सारी शक्तियों का, बहुत सारी पावर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में, नो 1 और 2 सुपर पावर. ओके, देन इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पावर्स का एग्जिस्ट होना चाहिए, दैट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. ओके, तो कुछ फीचर्स हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की. तो द फर्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी. मीन्स कोई भी अगर एक कंट्री पे अटैक करता है, अदर कंट्री, दैट somebody is attack on some other country or there is a threat to any country. मीन्स अगर किसी कंट्री को खतरा है कि ये माना जाएगा कि कलेक्टिवली हमें उस चीज़ को सोल्व करना है. मीन्स मिलके हमें उस चीज़ को सिक्योर करना है, सोल्व करना है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उसको सोल्व कर सकते हैं. दे बिलीव, मीन इंडिया एंड रशिया का ये मानना है. ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों ही बिलीव रखते हैं. सेकंड, ग्रेटर रीजनलिज्म. ठीक है, ग्रेटर रीजनलिज्म में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में हमारे बेटर कोऑपरेशन होने चाहिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ताकि उस रीजन का ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, मीन्स अब इनका कहना है कि एक तरह से मिल के जो है हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए. तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में अटैक सिचुएशन में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं. ग्रेटर रीजनलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में अपने कोऑपरेशन को हम बढ़ा सकते हैं. नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनको हमें आपस में नेगोशिएट करके, सेटलमेंट करके उसको सोल्व करना चाहिए. ओके, एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज. सभी कंट्रीज के लिए जो हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट. ठीक है, मीन्स पॉजिटिव वे में हम सभी के लिए फॉरेन पॉलिसी अपनी रखें. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द UN दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, डेमोक्रेटाइज्ड, एम्पावर्ड. मीन्स इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल डिसीजंस जो होने चाहिए वो इस तरह की बॉडीज़ के थ्रू होने चाहिए लाइक द UN, जैसे कि हमारे यूनाइटेड नेशंस, दैट शुड बी. लेकिन
जो ये बॉडीज़ हैं ये भी किस तरह की होनी चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड, मीन्स पावर्स होनी चाहिए इनके पास अच्छी, डेमोक्रेटाइज्ड होनी चाहिए, स्ट्रेंथन्ड होनी चाहिए, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल मजबूत वे में रूप में ये होना चाहिए। और उसी के थ्रू हमें इन बॉडीज़ का जो है एक तरह डिसीजन, इंटरनेशनल डिसीजंस जो है लेने चाहिए इन्हीं के थ्रू। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स अब हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर इंडिया, कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया को रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने से या एक तरह का जो इनका कोऑपरेटिव वे है, तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया को, ओके, रिलेशन विद रशिया। देन फर्स्ट इज द कश्मीर इशू। जैसे यू ऑल नो दैट इंडिया पाक के बीच में कश्मीर इशू है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान क्लेम करता है दैट प्लेस बिलोंग टू पाक, ठीक है, एंड इंडिया क्लेम्स दैट प्लेस बिलोंग्स टू इंडिया। देन सो ये इशू जो है, तो रशिया जो इसको इंडिया को सपोर्ट करता है इस इशू में, मतलब रशिया अगेंस्ट स्टैंड नहीं करता, अगेंस्ट स्टैंड नहीं होता इंडिया के, ठीक है, वो उसके इश्यूज में उसको सपोर्ट करता है। फर्स्ट, सेकेंड इज एनर्जी सप्लाईज, ठीक है, एनर्जी कंसर्न इसमें क्या है, देखो इंडिया इज एन ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, ओके, मीन्स इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज से, तो एक अदर कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करने पे ज़्यादा डिपेंड है इंडिया, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। फॉर एग्जांपल रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो रशिया जो है एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंपोर्ट करता है, मीन्स रशिया इस ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है उसका, और इंडिया उससे दूसरे कंट्रीज से मंगवाता है, तो एक तरह से इंडिया डिपेंड है इस चीज़ के लिए। देन इंडिया इंपोर्ट करता है। अब जैसे कभी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है या फिर कोई क्राइसिस टाइम है ऑयल की, तो रशिया सपोर्ट करता है। जैसे कोई क्राइसिस के टाइम यहाँ पर दोनों को बेनिफिट है, जैसे बाय एक्सपोर्टिंग द ऑयल टू इंडिया इट्स अर्निंग ऑल्सो, ठीक है, और क्राइसिस के टाइम इंडिया को ऑयल प्राप्त हो रहा है। तो एनर्जी सप्लाईज इसका मतलब है जो अभी मैंने आपको बताया कि भारत एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, ऑयल इंपोर्ट कराता है, इंपोर्ट करता है, मंगवाता है दूसरे कंट्रीज से, तो क्यों ना किसी एक कंट्री से जिससे अच्छे रिलेशन है वहाँ से हम अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम मंगवा सकते हैं। तो ये एक तरह से कुछ छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें अगर, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म के इशू होते हैं, जो रशिया ऑलवेज स्टैंड्स विद इंडिया, तो रशिया हमेशा स्टैंड होता है इंडिया के साथ, दैट इट शुड बी रिमूव्ड, कि दोनों का मानना है कि इनको हटाना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, तो इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। तो दोनों काफ़ी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, ओके, टेररिज्म के मैटर में। नेक्स्ट, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। देन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया में जो है 5 नेशंस थे USSR के, ठीक है, तो एक्सेस का मीन्स वहाँ तक पहुँच, तो इंडिया की जो है पहुँच सेंट्रल एशिया में, अब ये इंडिया है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है और यहाँ पे रशिया है, ठीक है, तो इंडिया की जो पहुँच है, एक्सेस है, वो सेंट्रल एशिया में अच्छी है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो रशिया उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। सेंट्रल एशिया में इंडिया के एक्सेस के लिए रशिया का काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है, कि इंडिया को काफ़ी एक्सेस है वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी पहुँच है, तो क्या, क्योंकि काफ़ी नीड्स जो है वहाँ से पड़ती रहती है, ठीक है। बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना। अब हम पढ़ते हैं कि चाइना के साथ जो रिलेशंस है इंडिया के, तो इंडिया का चाइना के साथ किस तरीके से रिलेशन है, तो उसके साथ पावर बैलेंस करने में रशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। नाउ रशिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इसके कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। देन इंडिया इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, ठीक है, जैसे, तो उसमें क्या है, रशिया उसको सपोर्ट करता है। इंडिया स्पेस इंडस्ट्री में, इसमें हमने लिखा हुआ है कि जो जैसे इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया को पहले एक टाइम पे क्रायोजेनिक रॉकेट की ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम पे इंडिया ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया था, बट आज के टाइम पे इंडिया ने इंडिजीनियसली काफ़ी डेवलप कर लिया है इस चीज़ में, तो रशिया ने उसको सपोर्ट किया था क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के लिए, ठीक है। देन साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स,
अभी भी इंडिया के रशिया के साथ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेटर कोलैबोरेशंस एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। अब आता है बेनिफिट्स फॉर रशिया। अब हमने पढ़ा कि इंडिया के लिए तो ये बेनिफिट्स थे, बट रशिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं रिलेशंस विद इंडिया। देन फर्स्ट पॉइंट इट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में बहुत ज़्यादा आर्म्स वेपन्स की ज़रूरत है, तो रशिया काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से इंडिया रशिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट के रूप में है। मींस अपने कहीं ना कहीं जो आर्म्स सेलिंग इंडस्ट्री है तो वो इंडिया पे भी डिपेंड है अपने फर्दर मतलब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सेलिंग जहाँ करेगा तो लार्जेस्ट मार्केट उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो रशिया के लिए एक तरह से जो अपनी आर्म्स सेलिंग इंडस्ट्री है उसको सेल करने के लिए इंडिया उसके मार्केट के रूप में है, ठीक है। सेकंड है द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अब इंडिया का जो मिलिट्री में देखें हम, अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी को बहुत ज़्यादा हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो रशिया प्रोड्यूस करता है इन चीज़ों को। फॉर दैट इंडिया काफ़ी सप्लाई लेता है रशिया से। फॉर दिस रीज़न ऑल्सो तो रशिया को काफ़ी इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलता है इससे, ठीक है। तो मीन्स इंडियन मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो रशिया से। देन रशिया के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है कि उसकी जो सेलिंग है वो एक प्रॉपर तरीके से हो रही है। इंडिया इज़ एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन। अभी इसके बारे में हमने जस्ट पहले भी पढ़ा था। इंडिया एक ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन है और रशिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग दैट कि इंडिया जो है अपने ऑयल को फ्रॉम दिस गल्फ रीजन, मीन्स गल्फ रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो रशिया भी एक गल्फ रीजन में आता है, उसके नियर बाय कंट्रीज़ में। मीन्स दैट रशिया से ही परचेज करना स्टार्ट करे। रशिया इस चीज़ को सोचता है कि भाई जो इंडिया है वो रशिया से ही परचेज करना स्टार्ट करे उसके गल्फ रीजन से। तो इसमें दोनों का ही बेनिफिट है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी एक तो वो चीज़ इंश्योर होगी, ठीक है, और रशिया को भी इस चीज़ से अपने ऑयल को सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे between the India's Russia relationship. Okay, that was all about. Thanks for watching.